हेलो दोस्तों, मैं सीखू आपको मेरा चैनल सीखू लर्न एचएस पे स्वागत। हाई वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करे। ये हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता। क्या यह समय की मांग है? एक देश, अनेक कानून, समान नागरिक संहिता की प्रस्तावना। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, चाहे उनका धर्म, जाति, भाषा या संस्कृति कुछ भी हो। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर कोने में अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। यह विविधता ही हमारी ताकत है, लेकिन यह भी सच है कि यह विविधता कई बार हमारे कानूनों में भी झलकती है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, भाषा और संस्कृतियां एक साथ रहती हैं। हर समुदाय की अपनी अलग पहचान और परंपराएं हैं जो उन्हें विशेष बनाती है। लेकिन क्या यह विविधता हमारे कानूनों में भी होनी चाहिए? यह विविधता ही हमारी पहचान है। लेकिन जब बात कानून की आती है तो क्या हमें एक समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? क्या हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो सभी के लिए समान हो? लेकिन क्या यह विविधता कानून के दायरे में भी होनी चाहिए? क्या हमें अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून की जरूरत है? यह सवाल हमारे समाज में लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या हमें अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून की जरूरत है? यह एक ऐसा सवाल है जो सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि हर धर्म के अपने कानून होने चाहिए, जबकि कुछ लोग समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ कुछ लोग समान नागरिक संहिता यूसीसी का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक आजादी पर हमला मानते हैं। यह बहस सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। एक तरफ कुछ लोग समान नागरिक संहिता यूसीसी का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक आजादी पर हमला मानते हैं। यह बहस सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। इसमें धर्म, स्त्री पुरुष समानता, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता जैसे कई संवेदनशील मुद्दे जुड़े हुए हैं। भारत में अभी अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में अलग अलग कानून हैं। यह कानून उनके धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित हैं। लेकिन क्या यह व्यवस्था आज के समय में सही है? मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं के लिए अलग अलग कानून हैं जो उनके धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित हैं। लेकिन क्या यह व्यवस्था आज के समय में सही है? क्या यह व्यवस्था भेदभाव वाली नहीं है? क्या हमें एक ऐसा कानून नहीं चाहिए जो सभी के लिए समान हो? लेकिन क्या यह व्यवस्था आज के समय में सही है? क्या यह व्यवस्था भेदभाव वाली नहीं है? क्या हमें एक ऐसा कानून नहीं चाहिए जो सभी के लिए समान हो? इन सवालों के जवाब हमें समान नागरिक संहिता की बहस में ढूंढने होंगे। क्या यह व्यवस्था भेदभाव वाली नहीं है? इन सवालों के जवाब हमें समान नागरिक संहिता की बहस में ढूंढने होंगे। यह बहस सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। इन सवालों के जवाब हमें समान नागरिक संहिता की बहस में ढूंढने होंगे। यह बहस सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। इसमें धर्म, स्त्री पुरुष समानता, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता जैसे कई संवेदनशील मुद्दे जुड़े हुए हैं। यह बहस सिर्फ कानूनी नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। इसमें धर्म, स्त्री पुरुष समानता, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता जैसे कई संवेदनशील मुद्दे जुड़े हुए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस विषय पर खुलकर और तर्क से बातचीत करें। इसमें धर्म, स्त्री पुरुष समानता, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता जैसे कई संवेदनशील मुद्दे जुड़े हुए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस विषय पर खुलकर और तर्क से बातचीत करें। हमें यह समझना होगा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी की धार्मिक आजादी को छीनना नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक समान और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस विषय पर खुलकर और तर्क से बातचीत करें। हमें यह समझना होगा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी की धार्मिक आजादी को छीनना नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक समान और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और समाज के सभी वर्गों की राय को ध्यान में रखना चाहिए। समान नागरिक संहिता क्या, क्यों और कैसे? समान नागरिक संहिता यूसीसी का मतलब है
देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हों। यह एक ऐसा कानून है जो सभी नागरिकों को एक समान अधिकार और कर्तव्यों के तहत लाता है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता दिलाना है। यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। अभी भारत में अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग कानून हैं, जो विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मामलों में भिन्नता रखते हैं। यह भेदभाव और असमानता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही मुद्दे पर अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग कानूनी प्रावधान हो सकते हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। यूसीसी के समर्थकों का कहना है कि यह स्त्री पुरुष समानता, राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगा। उनका मानना है कि एक समान कानून से समाज में एकरूपता और स्थिरता आएगी। यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करेगा, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी को न्याय और समानता का अधिकार मिले, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों। यह कानून सभी के लिए एक समान होगा और किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करेगा। यह महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को कम करने और उन्हें समान अधिकार दिलाने में मदद करेगा। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा और उन्हें सशक्त बनाएगा। साथ ही यह अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच एकता और भाईचारा बढ़ाएगा। यह समाज में सामंजस्य और शांति को बढ़ावा देगा। हालांकि यूसीसी को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह उनकी धार्मिक आजादी का हनन है। उनका कहना है कि उन्हें अपने धार्मिक कानूनों के हिसाब से जीने का अधिकार है। उनका कहना है कि उन्हें अपने धार्मिक कानूनों के हिसाब से जीने का अधिकार है। वे मानते हैं कि यूसीसी उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को खतरे में डाल सकता है। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि यूसीसी लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और अलग अलग धार्मिक समुदायों की अपनी अपनी मान्यताएं और रीति रिवाज हैं। क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और अलग अलग धार्मिक समुदायों की अपनी अपनी मान्यताएं और रीति रिवाज हैं। यह विविधता भारत की पहचान है और इसे बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। यूसीसी लागू करने के लिए व्यापक संवाद और सहमति की आवश्यकता होगी। इतिहास के पन्नों से समान नागरिक संहिता का सफर। यह एक ऐसा सफर है जो भारत के संविधान निर्माण के समय से ही शुरू हुआ और आज भी जारी है। समान नागरिक संहिता की मांग भारत की आजादी से पहले से ही चली आ रही है। यह मांग उन दिनों से है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और भारतीय समाज में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका उल्लेख है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता को पूरे भारत में लागू करने का प्रयास करेगा। हालांकि अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें विभिन्न धार्मिक समुदायों की संवेदनशीलता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी शामिल है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत में कई सामाजिक सुधार लागू किए थे, लेकिन व्यक्तिगत कानूनों में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए थे। उन्होंने भारतीय समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग कानून बनाए रखे। आजादी के बाद पहली बार संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर चर्चा हुई। इस चर्चा में कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि उस समय यह तय हुआ कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर बाद में बात की जानी चाहिए। इस निर्णय के पीछे यह सोच थी कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। 1950 के दशक में हिंदू धर्म में कई प्रगतिशील सुधार लागू किए गए, जैसे कि विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह को मान्यता देना। इन सुधारों ने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अन्य धार्मिक समुदायों, खासकर मुस्लिम समुदाय में व्यक्तिगत कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे समाज में असमानता की भावना बढ़ी और समान नागरिक संहिता की मांग फिर से उठी। इससे देश में समान नागरिक संहिता की मांग फिर से तेज हो गई। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार पर दबाव डाला कि वह इस दिशा में कदम उठाए।
1985 में शाहबानो मामले ने समान नागरिक संहिता की बहस को और हवा दी। इस मामले ने देश में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और समाज के विभिन्न वर्गों में तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। इस फैसले ने महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। हालांकि इस फैसले का मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध किया। उनका मानना था कि यह फैसला उनके धार्मिक कानूनों के खिलाफ है और इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर आंच आएगी। इसके बाद राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। इस अधिनियम ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया कानूनी ढांचा प्रदान किया, लेकिन साथ ही समान नागरिक संहिता की मांग को और भी जटिल बना दिया। एक राष्ट्र, एक कानून, समान नागरिक संहिता का सपना।